हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने देखा कि जो हिंदी से संबंधित प्रमुख जो पत्र पत्रिकाएं थी उनके बारे में, उनसे संबंधित जितने भी जो पॉइंट बनते थे हमारे एग्जाम की दृष्टि से, वो सारे पॉइंट हमने कवर करने की कोशिश की है। आज इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हमारी जो राजभाषा और राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसके बारे में कि इसके संविधान के हिसाब से क्या क्या प्रावधान किए गए, संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद है जिसके अंदर क्या क्या वर्णन हमारे को देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो में किसी भी प्रकार की डाउट कंफ्यूजन रहता है तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने जा रहे हैं जो हिंदी से संबंधित है। प्रत्येक दिन वीडियो शाम को 5:15 बजे अपलोड होती है, तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखे, कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, आपको अच्छा बेनिफिट होगा। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं क्लास की। तो देखिए, हमारी जो राजभाषा और राष्ट्रभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, भाषा के क्षेत्र है 3, यानी 3 क्षेत्र है भाषा की। कौन कौन से वो अगले पैराग्राफ में वो हम देखते हैं। पहला है हमारा राजभाषा, जो क्या है, किसी भी राज्य या सरकार के राजकाज की भाषा। जैसे हमारी हिंदी है, वो हिंदी एक राजभाषा है। किस आधार पर? संविधान के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। तो हमारी राजभाषा है वो हिंदी है, किसी राज्य या सरकार के राजकाज की भाषा, यानी जो हिंदी में हमारा जो राज का जो कार्य होता है, सरकार का जो कार्य होता है, वो हिंदी भाषा में होता है। तो संविधान के हिसाब से हमारी हिंदी क्या है, एक राजभाषा है। अब बात करें राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्र के अधिकांश लोगों के द्वारा स्वीकृत भाषा, यानी ज्यादातर जो लोग हैं जो इसका उपयोग करते हैं। हम देखते हैं कि जो ज्यादातर राज्य वहां पर हमारी हिंदी भाषा बोली जाती है, तो उस बोलने के आधार पर ज्यादातर लोग इनको काम में ले रहे, उसके हिसाब से ये हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, संविधान के हिसाब से नहीं है। संविधान के हिसाब से तो हिंदी क्या है, एक राजभाषा है। बाकी संविधान में राष्ट्रभाषा का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। तो राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा है जो अधिकांश लोगों के द्वारा स्वीकार की गई है। अब आता है संपर्क या व्यवहारिक भाषा। संपर्क या व्यवहारिक भाषा, लोगों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। यानी संपर्क भाषा वो कि जैसे मान लिया मैं हिंदी जान रहा हूं और आप हिंदी जान रहे, तो मैं बोल रहा हूं तो आप इसको समझ पा रहे हैं। अगर मैं इंग्लिश में बोलता और अगर आप हिंदी जानते हो तो फिर मैं बोलता तो आप समझ नहीं पाते। तो ये एक दूसरे में संपर्क स्थापित करने वाली भी भाषा है हमारी हिंदी। तो हिंदी के 3 क्षेत्र हो गए, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा या व्यवहारिक भाषा, जो व्यवहार में बोलचाल में हम काम में लेते हैं। आगे देखो, हिंदी भाषा को अनौपचारिक रूप से ही राष्ट्रभाषा माना जाता है, औपचारिक रूप से नहीं है। राष्ट्रभाषा क्या है? अनौपचारिक रूप से, जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। संविधान में ये राजभाषा है और राष्ट्रभाषा एक अनौपचारिक रूप से। परंतु भारत के संविधान में हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख, यानी संविधान में हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। समझ गए आप कि जो राष्ट्रभाषा शब्द है, तो संविधान में इसका उल्लेख कहीं भी, संविधान में सिर्फ राजभाषा लिखा गया। हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई जाने की मांग सर्वप्रथम बंगाल से उठी। ये पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई जाए। ये मांग सर्वप्रथम कहां उठी थी? बंगाल में उठी। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को श्री गोपाल स्वामी आयंगर द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बनाए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो देखिए, ये जो राष्ट्रभाषा है ना, वो राष्ट्रभाषा की मांग है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग सर्वप्रथम बंगाल में उठी और ये राजभाषा से संबंधित 14 सितंबर 1949 ईस्वी को श्री गोपाल स्वामी आयंगर द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और ये प्रस्ताव उसी दिन संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, उसी दिन तो ये मांग उठाई गई थी कि भाई जो गोपाल स्वामी आयंगर है, उन्होंने
जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन इसको राजभाषा घोषित कर दिया गया। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भारत की राजभाषा स्वीकार करने पर राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा के आग्रह पर 1953 ईस्वी में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। अब देखिए 14 सितंबर 1949 को एक प्रस्ताव पारित किया गया गोपाल स्वामी आयंगर द्वारा कि भाई हिंदी को राजभाषा बनाई जाए और उसी दिन इसी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव है वो पास कर दिया गया। उसी दिन इसको हिंदी को राजभाषा बना दिया गया। अब आगे क्या है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा स्वीकार तो कर ली गई। आगे क्या हुआ, राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति जो वर्धा एक संस्था है, राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति जो वर्धा में है, उनके आग्रह पर 1953 ईस्वी में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। तो हिंदी 14 सितंबर को हम क्या हिंदी दिवस मनाते, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और हिंदी दिवस मनाने का जो स्वीकार करने का है वो 1953 में है। यानी हिंदी को राजभाषा तो 14 सितंबर 1949 में ही स्वीकार कर लिया गया था, परंतु जो हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाएंगे इसको स्वीकार 1953 ईस्वी में किया गया। अलग अलग अच्छे से याद रखना आपको। पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 ईस्वी को मनाया गया। 1953 में स्वीकार तो पहला है ना, कब बनाया गया 1953 में। 1949 में तो सिर्फ राजभाषा ही घोषित किया गया, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को इसको राजभाषा घोषित किया गया। बाकी 14 सितंबर 1953 ईस्वी को इनको 14 सितंबर को हिंदी दिवस घोषित किया गया कि भाई हिंदी दिवस हम हर साल मनाएंगे, प्रत्येक वर्ष मनाएंगे। हिंदी भाषा के लिए संवैधानिक प्रावधान यानी संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है, कौन कौन से अनुच्छेद है जो हमारे हिंदी से संबंधित है। तो देखिए 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान है, ये पहले तो याद रखना है, मोस्ट है। अनुसूची कौन सी है, 8वीं अनुसूची में हमारे भाषा संबंधी प्रावधान, जितनी भी भाषाएं उनसे संबंधित प्रावधान, अकेले हिंदी का नहीं है, भाषा संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद की बात करें 120, 210 और 343 से 353 तक, यानी एक तो 120 हो गया, एक 210 हो गया और एक 343 से 44, 45, 46, 47 इसे करके 353 तक भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो ये संविधान याद रखने 120, 210 और 343 से लेकर 353 तक। हमारे अनुच्छेद 120 भाग कौन सा है, 5। अनुच्छेद तो 120 है और भाग कौन सा है, 5। संसद में बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान है। 120 नंबर का जो अनुच्छेद है जो भाग 5 में, उसके अंदर क्या प्रावधान है कि संसद के अंदर हम कौन सी भाषा बोलेंगे उससे संबंधित वर्णन देखने को मिलता है। तो संसद से संबंधित जो बोली जाने वाली भाषा है उसका वर्णन हमारे को अनुच्छेद 120 में मिलता है। संसद का प्रत्येक सदस्य संसद कार्यवाही बैठकों के दौरान हिंदी में अपने विचार प्रस्तुत करेगा। यानी संसद की जो भी बैठक होगी, जो भी कार्यवाही होगी, उसमें जो बात करेगा वो क्या करेगा, अपने विचार वो हिंदी में प्रस्तुत करेगा। आगामी 15 वर्षों तक 1965 ईस्वी अंग्रेजी में भी बोलने की छूट रहेगी। यानी आगामी जो 15 वर्ष था भाई, जैसे संविधान कब लागू हुआ था 1950 में, 1950 में, तो 1950 से आगे 1965 है, ये 15 वर्ष होते। इन 15 वर्षों तक 1950 में भाई मान लिया गया कि भाई हिंदी है वो संविधान में लिखी गई थी अनुच्छेद, परंतु 1965 तक हिंदी के साथ में अंग्रेजी भी बोली जाएगी, क्योंकि जो पहले है वो सारा राजकाज का कार्य वो अंग्रेजी भाषा में हो रहा था। तो अचानक एकदम से तो हिंदी हम काम में नहीं ले सकते, तो उस हिंदी के साथ में काम तो हमारा हिंदी में रखेंगे, पर उसको सहराज भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता दी गई कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी वो हमारी सहराज भाषा रहेगी। परंतु स्थिति ये हुई कि आज वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आज भी अंग्रेजी है वो सहराज भाषा के रूप में ही चल रही है। पहले प्रावधान सिर्फ क्या था, 15 वर्षों तक का ही था। आगे देखो, यदि लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति चाहे तो किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में विचार प्रकट करने की छूट दे सकता है। कहने का मतलब जैसे मान लिया हम राजस्थान से बात करें तो राजस्थान में हमारी जैसे मारवाड़ी बोली जाती है, उधर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ी बोली जाती है, अलग अलग ढूंढाड़ में ढूंढाड़ी बोली जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। ये
उसकी मातृभाषा है। अब उनमें से कोई सदस्य चुनकर संसद में जाता है तो वहां पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति अगर चाहे, उसको बोलना तो हिंदी में ही है, बोलना तो हिंदी में ही है, या फिर वो जैसे सह राजभाषा इंग्लिश में बोलता है, उसके अलावा अगर वो कहे कि मेरे को हिंदी में नहीं आ रहा है, मेरे को अंग्रेजी में नहीं आ रहा है, और वो अगर छूट देना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति, तो उस स्थिति में वो अपनी मातृभाषा में अपनी बात रख सकता है। ठीक है। अंग्रेजी को प्रारंभ के 15 वर्षों तक ही छूट प्रदान की गई थी, परंतु अवधि समाप्त होने से पहले ही भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 संसद द्वारा 10 मई 1963 को पारित कर दिया गया। इसके द्वारा भारत में 26 जून 1965 से द्विभाषिक स्थिति प्रारंभ हुई। अब देखिए, पहले जो संविधान में क्या लिखा गया था कि जो 1950 से संविधान जो हमारा प्रारंभ हुआ, वहां से लेकर 1965 तक 15 वर्षों तक हमारी जो अंग्रेजी वो एक सह राजभाषा रहेगी, परंतु वो जो 15 वर्षों का पीरियड जो 1965 में खत्म होने वाला था, उससे पहले ही एक प्रावधान किया गया 1963 में, और उसमें क्या किया गया, 10 मई 1963 को पारित कर दिया गया एक अधिनियम, और 26 जून 1965 से द्विभाषिक स्थिति प्रारंभ हो गई, यानी दोनों ही भाषाएं साथ में चलेगी, हिंदी और अंग्रेजी। तो ये नियम बना दिया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 210। पहला जो 120 था, 210 है वो भाग 6, वहां पर भाग 5 था, तो 120 है वो भाग 5 है, और 210 है वो भाग 6 है। राज्य विधानमंडलों में बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान, यानी वो तो संसद में, और ये हमारे जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधान मंडल है, वहां पर बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान है, उसमें संसद से संबंधित भाषा का प्रावधान था 120 वाले में, और 210 वाले में राज्य से संबंधित भाषाओं का प्रावधान है। विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य हिंदी में अपने विचार प्रस्तुत करेगा। आगामी 15 वर्षों तक अंग्रेजी भी बोलने की छूट रहेगी, जिस प्रकार उसमें लिखा हुआ था वैसा का वैसा ही सिस्टम यहाँ पर था। यदि विधानसभा अध्यक्ष, वहां पर तो राज्यसभा और लोकसभा थी, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति एवं विधान परिषद सभापति, यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद हो गए, और वहां पर लोकसभा और राज्यसभा था, चाहे तो किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति भी दे सकता है, जिस प्रकार वहां पर था वैसा का वैसा ही प्रावधान राज्य में किया गया। तो ये तो हमारे दो अनुच्छेद हो गए, एक तो 120 भाग 5 वाला और एक 210 भाग 6 वाला। तो 120 वाले के अंदर संसद से संबंधित प्रावधान था जो केंद्र में था, और हमारा यहां पर 210 में राज्य वाला है, दोनों में सेम ही प्रावधान है। अब हमारे जो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 343 से भाग 17, अनुच्छेद 343 से 53 तक है। तो अनुच्छेद 343 भाग 17 में क्या है, राजभाषा का प्रावधान, यानी राजभाषा का प्रावधान है जो अनुच्छेद 343 भाग 17 में दिया गया, और ये मोस्ट है, पूछा गया, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हमारी राजभाषा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में, तो 343 भाग 17 में है। क्या लिखा गया है, भारत की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि उसकी देवनागरी होगी, और अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय मानक वाला 1 2 3 होगा। अब देखिए यहाँ पर स्थिति क्लियर कर लेते हैं कि जो भाषा है वो तो हमारी हिंदी है, राजभाषा, दूसरी बात उसकी लिपि है वो देवनागरी है, और जो अंकों का योग है वो हमारा गणित में हम जो लिखते हैं वो अंकों का योग काम में लिया गया, न कि जो हिंदी वाले अंक ऐसे लिखते हैं ना, वो ये वाले है वो काम में नहीं लिए गए, ये वाले काम में नहीं रखे, यानी हिंदी अंक हिंदी के अंदर वो अंक हम ये काम में ले सकते हैं, ये प्रावधान किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है, आपको अच्छे से ये पॉइंट दिमाग में रखने। आगे देखो, आगे हम बात करें हमारे अनुच्छेद 44 की, 344 की, जो भाग 17, ये सारे ही भाग 17 में है, ठीक है। सिर्फ दो अनुच्छेद थे, जैसे 120 वाला भाग 5 में था और 210 वाला है वो भाग 6 में था, बाकी जो 343 से 353 वाले वो भाग 17 में है सारे ही। अनुच्छेद 344 में क्या प्रावधान है, राजभाषा आयोग एवं राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान, यानी राजभाषा आयोग बनाया जाएगा, उसका प्रावधान 344 में किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत भारत में अब तक केवल एक राजभाषा आयोग का गठन हुआ है, यानी अब तक एक ही राजभाषा आयोग बना है, जो कब बना था, 7 जून 1955 ईस्वी को। उसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर, जिसको शॉर्ट में बीजी खेर कहा जाता है।
बीजी खेर। राजभाषा समिति है, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। तो देखिए राजभाषा आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे, बीजी खेर थे। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट है, ठीक है, जो 7 जून 1955 को बना था, 7 जून 1955 को। अब एक राजभाषा समिति भी बनाएगी जिसमें 30 सदस्य, जिसमें लोकसभा से तो 20 सदस्य, लोकसभा से कितने? 20 सदस्य, और आगे लिखा हुआ राज्यसभा से कितने, क्योंकि 30 है तो राज्यसभा से कितने हो गए? 10 हो गए, 10 बच गए ना। तो लोकसभा से तो 20 सदस्य लेंगे और राज्यसभा से 10 सदस्य लेंगे, इनको मिलाकर एक समिति बनाएंगे जिसको राजभाषा समिति बोला जाता है। आपसे पूछा जाएगा राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते? 30 होते। लोकसभा में कितने होते? 20 होते। राज्यसभा में कितने होते? 10 होते। आगे देखो, ये देखो राज्यसभा से 10 सदस्य। अब हम बात करें 345 की, अनुच्छेद 345 भाग 17, इसमें क्या लिखा हुआ है? राज्यों की राजभाषाओं का प्रावधान, यानी राज्य में जो राजभाषाएं काम में लेंगी तो वो राज्यों से संबंधित प्रावधान है। इसमें अलग अलग श्रेणियां बनी हुई है। जो 345 में जो भाग 17 है उसके अंदर राज्यों की भाषाओं का, राजभाषाओं का प्रावधान है। तो उसके अंदर श्रेणियां बनी हुई है, क श्रेणी, ख श्रेणी और ग श्रेणी, 3 श्रेणियां बनी गई। उनमें कौन कौन सी है? क श्रेणी में कौन कौन से राज्य वो शामिल किए गए, ख श्रेणी में कौन कौन से राज्य शामिल किए जाएंगे, और ग श्रेणी में कौन कौन से राज्य है वो शामिल किए जाएंगे। तो देखिए क श्रेणी है, उसको है हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत करने वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। यानी हमारे जो भारत है, उस भारत में जो अलग अलग राज्य, उन राज्यों में कुछ राज्य ऐसे जो हिंदी भाषा बोलते, कुछ राज्य ऐसे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते, और कुछ राज्य ऐसे जो केवल अंग्रेजी बोलते। तो उसके हिसाब से उनको अलग अलग श्रेणी में बांटा गया। तो क श्रेणी में कौन से राज्य को रखा गया? उन राज्य को और केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया जो हिंदी को जो राजभाषा स्वीकार करेंगे। तो क श्रेणी वाले वो हिंदी को राजभाषा स्वीकार करते। उसमें कौन कौन से आते? देखिए राजस्थान आता है, हरियाणा आता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। 10 भाई, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, ये 10 है जो हिंदी को राजभाषा स्वीकार करते हैं। हिंदी को क्या करते? राजभाषा स्वीकार करते। अब इनको याद रखने के लिए मैंने एक सूत्र बनाया, छोटा सा। क्या सूत्र बनाया? राम की उतर गई छवि हरिजा हिमादी के सामने, राम की उतर गई छवि हरिजा हिमादी के सामने। तो रा का मतलब हो जाएगा हमारा राजस्थान, ये हो गया राजस्थान। मैं का मतलब हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश। की को अभी छोड़िए, उत्तर का मतलब हो जाएगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों, उत्तराखंड भी रखना है इसका और उत्तर प्रदेश भी रखना, 2 हो गई। गई छोड़िए, फिर 6 का मतलब हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, ये रहा छत्तीसगढ़। बी का मतलब हो जाएगा बिहार, हरि का मतलब हो जाएगा हरियाणा, ये हो गया हरियाणा। झा का मतलब हो जाएगा झारखंड, ये रहा झारखंड। हिमा का मतलब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, डी का मतलब हो जाएगा दिल्ली, और इसके और सामने को तुक मिलाने के बनाया गया। तो ये हमारा सूत्र याद रखिए, आपको पता चल जाएगा। तो क श्रेणी में जो हिंदी बोलने वाले जो राज्य है उनके नाम आ जाएंगे इसके अंदर। आगे देखो, आगे हमारा है ख श्रेणी। तो ख श्रेणी में देखो, हिंदी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकृत करने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। यानी ये हिंदी को सह राजभाषा, जिस प्रकार हिंदी को सह राजभाषा रखा है, जिस प्रकार अंग्रेजी को रखा गया था, तो ये बोलते जो हिंदी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकृत करने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। इसमें पंजाब आता है, चंडीगढ़ आता है, गुजरात आता है और महाराष्ट्र आता है। तो यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोली जाती है। इसका भी मैंने एक सूत्र बनाया, पंचगुमा। पंचगुमा, प का मतलब हो जाएगा पंजाब, च का मतलब चंडीगढ़, गु का मतलब गुजरात, महा का मतलब महाराष्ट्र। तो पंचगुमा, ये आपको इतना से याद रखना, पंचगुमा। अब आता है ग श्रेणी, केवल अंग्रेजी में पत्राचार। तो देखिए क श्रेणी वाले, क वाले वो सिर्फ क्या है? हिंदी में। क श्रेणी वाले हिंदी में है। फिर हमारा ख आया, ये दोनों है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। और ग श्रेणी ये केवल अंग्रेजी में, अच्छे से याद हो जाएगा। तो केवल अंग्रेजी में पत्राचार करने वाले, तो जो बाकी बच्चे वो सारे अंग्रेजी में हो जाएंगे।
अब देखिए 347 नंबर का जो अनुच्छेद है भाग 17 में मान्यता प्राप्त भाषाओं का प्रावधान, यानी जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हमारे संविधान के हिसाब से कितनी 22 भाषाओं को अभी तक मान्यता दे दी गई है, तो वो जो 22 भाषाएं उसका प्रावधान हमारे अनुच्छेद 347 में किया गया है। इसके तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 8वीं तो अनुसूची है और 22 भाषाएं। अब जब संविधान जब लागू हुआ था उस टाइम कितनी भाषाएं थी, देखिए संविधान लागू होने के समय शामिल 14 भाषाएं, यानी जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी। अभी वर्तमान में 22 है, परंतु उस टाइम क्या थी, 14 थी। आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान जब लागू हुआ था उस समय कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी, तो वहां 14 ही भाषाएं थी। कौन कौन सी थी, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिया, बांग्ला, असमिया, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। यहाँ पर अंग्रेजी का नाम नहीं आया है, अंग्रेजी का नाम नहीं आया है, यानी संस्कृत उर्दू ये तो थी हिंदी, तो ये हमारी 14 भाषाएं थी। अब आगे आगे जैसे अभी वर्तमान में हमारी 22 हो गई है, तो उनमें संविधान में संशोधन किया गया और संविधान में संशोधन होने के आगे उसको जोड़ा गया। तो देखिए 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। उस समय हमारी 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी जोड़ी गई थी। 14 तो पहले ही थी, 15 नंबर की भाषा वो सिंधी जोड़ी गई थी। तो 14 को आपको अच्छे से याद करना है। 15 नंबर की आपसे पूछा जाएगा 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 में हुआ था। 1967 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 21वां हुआ था। 21वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते। किस प्रकार क्वेश्चन बनाता है वो सारे आपको अच्छे से याद करने। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 ईस्वी में। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। उसके अंदर कौन कौन सी भाषा शामिल गई अगले पैराग्राफ में, क्योंकि 15 के बाद में आगे 16 है। इसमें देखो 16 कोंकणी, 17 मणिपुरी और 18 नेपाली, यानी 3 को एक साथ लिया गया। 3 को एक साथ लिया गया। इसका भी मैंने एक सूत्र बनाया छोटा सा, कोमनी, आपको याद रखना कोमनी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोमनी याद रखना बस। फिर आता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई, 18 से आगे 19 नंबर, 19 में बोडो, 20 में डोगरी, 21 में मैथिली और 22 में संथाली, ये जोड़ी गई। संत में बोडो, संत में बोडो का स का मतलब हो जाएगा संथाली, संत हो गया संथाली। मे का मतलब मैथिली, बो का मतलब बोडो और डो फेर आया तो डोगरी, यानी बोडो का दोनों अर्थ लेना है, बोडो भी लेना है और डोगरी भी लेना है। तो संत में बोडो, इस प्रकार। तो ये जो मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार संविधान में जो भाषाएं हैं वो ऐड की गई। 14 थी पहले, फिर आगे 22 अभी तक हुई है, तो इसको अलग अलग संविधान संशोधन करके ऐड किया गया। अब हमारा आया है अनुच्छेद 348 जो भाग 17 में। इसके अंदर क्या है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिसको हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उसकी भाषा का प्रावधान है, यानी वहां पर हम कौन सी भाषा काम मिलेंगे उसका प्रावधान हमारे को अनुच्छेद 348 में देखने को मिलता है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा संसद, विधान मंडलों में हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, वहां पर जो भाषा बोली जाएगी उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को काम में लिया जाएगा। ये प्रावधान 348 जो अनुच्छेद है उसमें किया गया है। हिंदी अंग्रेजी भाषा के संस्करण में कोई विरोधाभास की स्थिति होने पर अंग्रेजी अनुवाद को मान्य किया जाएगा। जो अभी हमारे पेपरों में भी होता है, पेपर में लिखा हुआ आता है कि जब भी कोई क्वेश्चन है जो हिंदी और अंग्रेजी में छपा हुआ है और अगर कोई भी ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, कोई शब्द गलत छपा हुआ होता है, तो जो अंग्रेजी संस्करण है वो मान्य किया जाएगा। अगर अंग्रेजी में शुद्ध लिखा हुआ है तो फिर वो शुद्ध ही है, चाहे हिंदी में उसका गलत अर्थ लिया गया हो, परंतु वो मान्य नहीं होगा, अंग्रेजी वाला मान्य होगा। अंग्रेजी में अगर गलत है तो वो गलत है, अंग्रेजी में सही है तो वो सही है। ये स्थिति जो हमारे अनुच्छेद 348 में लिखी गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 349 जो भाग 17 है, भाषा संबंधी विधियों की अधिनियमितता करने का प्रावधान, यानी भाषा संबंधी जो विधियां हैं उसको अधिनियमित करने का प्रावधान इसमें किया गया है 349 में। आगे देखो, फिर अनुच्छेद आता है 350 भाग 17, इसमें लिखा है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान। फिर अनुच्छेद है हमारा 351
जो भाग 17 उसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों का प्रावधान। ये जो हमारा संविधान में जो हमारी भाषाएं हैं, हिंदी भाषा है, उसका जो प्रारूप बनाया गया है कि कौन कौन से अनुच्छेद है जिसमें क्या क्या बातें लिखी गई है, जो हमने अच्छे से देखा। एक तो 120 नंबर जो भाग 5 है, एक 210 जो भाग 6 है, और बाकी 343 से लेकर जो आगे के है जो भाग 17 में, उनके बारे में हमने अच्छे से देखा। और इनसे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका यहाँ से अगर इतना अच्छे से आप याद कर लेते हो तो जो संविधान में अनुच्छेदों से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो भाषा से संबंधित, उसका क्वेश्चन आपका कोई गलत नहीं होगा। इसके बाद में हम जो अगली क्लास करेंगे वो करेंगे हिंदी के जो विश्व सम्मेलन हुए, तो विश्व सम्मेलन कौन कौन से हुए, कितने विश्व सम्मेलन हो गए अभी तक, कहाँ कहाँ हुए हैं, उनसे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगली क्लास हम उसके बारे में करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।